Hello my dear students. Now today I am going to discuss the second part of our gravitation chapter, which is basically belong to class 9th. And in this topic I am going to discuss the Kepler's law of planetary motion. So we will discuss the three laws governed by the Kepler scientist, और केपलर साइंटिस्ट ने किस डाटा का एनालिसिस करके इस लॉ को गवर्न किया था उसका भी थोड़ा बहुत पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो एक साइंटिस्ट है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक साइंटिस्ट थे टाइको ब्राहे। ठीक है, उनका नाम क्या था? टाइको ब्राहे नाम था। और टाइको ब्राहे साइंटिस्ट के डाटा को एनालिसिस करके केपलर्स ने क्या किया, अपने थ्री लॉज गवर्न किए, जिसमें से उनका जो पहला लॉ था वो था लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा उनका था लॉ ऑफ एरियल स्पीड, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं लॉ ऑफ एरियल स्पीड, और तीसरा उनका जो लॉ था वो रिलेटेड था टाइम पीरियड से, तो हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, हम इन तीनों लॉ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, चूंकि ये टॉपिक आपका क्लास 11 में है और 9th में हम चूंकि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, एक्चुअली ये एज ए एडिशनल टॉपिक में है। ठीक है, केपलर्स लॉ 9th में नहीं पूछा जाता है कि केपलर्स लॉ एक्सप्लेन करिए, फिलहाल फिर भी हमको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एन इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन। क्या होता है कि जितने भी प्लैनेट, ठीक है, अब इलिप्टिकल पाथ क्या होता है, ये देखो इलिप्स है ना, एक शेप मैंने यहाँ पे बनाया है, इलिप्स को बनाया है। इलिप्स सर्कल का डिफॉर्म्ड शेप है, मतलब है अगर एक सर्कल है और इस सर्कल को अगर हम ऊपर और नीचे से फोर्स लगा के यहाँ पे पुश कर दें तो इसका शेप क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा और एक ओवल शेप जनरेट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इलिप्स। और इलिप्स की खासियत होती है कि इसके 2 फोकस होते हैं, इसके 2 फोकस होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने ये लिखा कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड एन इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन हैविंग सन एट वन ऑफ इट्स फोसाई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं हैविंग सन एट वन ऑफ इट्स फोसाई, वन ऑफ इट्स फोसाई मतलब है सन इसके किसी भी एक फोकस पे हो सकता है, या तो फोकस नंबर फर्स्ट पे होगा या तो फोकस नंबर किस पे होगा, सेकंड पे होगा। इज देयर एनी कंफ्यूजन? ठीक है, अब बात करते हैं कि जो लॉ ऑफ एरियल स्पीड है वो क्या है। भाई लॉ ऑफ एरियल स्पीड ये कहता है कि किसी भी सन को अगर हम जो है प्लैनेट से ज्वाइन कर दें तो इसको हम रेडियस वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो किसी एग्जैक्ट बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ये हमारा क्या था, पोजीशन ए था और पोजीशन बी पे चला गया, तो इसने कुछ ना कुछ एरिया कवर किया होगा। क्या कवर किया होगा? एरिया कवर किया होगा। ये सिचुएशन कब की है? जब सन हमारा जो है इस मतलब है कि प्लैनेट के कंपैरिजन में काफी उसमें डिस्टेंस है। अब यही प्लैनेट घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, तो प्लैनेट जब घूमते घूमते यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब बहुत फास्टली मूव करेगा, चूंकि इससे इसकी डिस्टेंस की आर की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो यहाँ पे प्लैनेट हमारा इस लोकेशन पे आ गया। अब इसमें क्या हुआ कि इसने भी एक पर्टिकुलर एरिया कवर किया, बात समझना मेरी। तो इस तरह जो एरिया ट्रेवल किया जाता है किसी स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए या डेल्टा t के लिए, वो प्लैनेट के द्वारा सेम ट्रेवल किया जाता है। मतलब है कि लोकेशन चाहे वो दूर हो और चाहे लोकेशन पास हो। तो इवन सन अगर बहुत क्लोज होता है, अगर सन यहाँ पे क्या है भाई, इस प्लैनेट के बहुत मतलब है इसके कंपैरिजन में काफी दूर है, लेकिन यहाँ पे इस लोकेशन पे तो बहुत क्लोज है। तो केपलर के जो एरियल स्पीड का जो लॉ था उसका कहना ये था कि जो भी एरिया ट्रेस होगा इन दोनों का एरिया क्या होगा, एग्जैक्टली सिमिलर होगा। बात समझना मेरी। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन ए प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, व्हेन ए प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, द लेंथ ऑफ द सॉल्टर लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, द लेंथ ऑफ द सॉल्टर लाइन, ये सॉल्टर लाइन है ना, तो द लेंथ ऑफ द सॉल्टर लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन is not constant throughout the elliptical path, is not constant throughout the elliptical path। बात समझना मेरी कि मतलब है इससे इसको ज्वाइन कराने वाली जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है वो हर समय क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। मतलब है ये ऐसा नहीं कि ये डिस्टेंस फिक्स हो गई। बात समझ रहे हो मेरी? तो अब
उनका एरियल स्पीड का एग्जैक्टली जो मोटिव था वो क्या था कि द लाइन ज्वाइनिंग सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझना मेरी, द लाइन ज्वाइनिंग सन टू द प्लैनेट, सन टू द प्लैनेट sweeps out equal area in equal interval of time, in equal interval of time। जो भी इस प्लैनेट के थ्रू एरिया होगा तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एरिया ए बी F1, मतलब है यहां पे कह सकते हैं एरिया ए बी जो F1 है वो किसके बराबर होगा, एरिया यहाँ पे मान लो ये सी डी है तो यहाँ पे एरिया सी डी F1 के बराबर होगा। इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट मीन्स इट्स एरियल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि इट्स एरियल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। क्लियर? सेकेंड लॉ आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, है ना। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब हम किसकी बात करेंगे, थर्ड लॉ की बात करेंगे, जो कि आपका किससे रिलेटेड है, टाइम पीरियड से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो मैं एक अलग से फिगर बना रहा हूं और फिगर को अलग से बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारा क्या है, फोकस नंबर फर्स्ट, ये है हमारा फोकस नंबर सेकंड। तो अब इसका शेप आपने क्या देखा, एलिप्स है। अब इसको मैंने यहां से बेटा ऐसे ज्वाइन कर दिया। ध्यान से देखना मेरी बात सुनना, यहां पे क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो ये इसकी एक्सिस जो होती है इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस बोलते हैं। ये जो इसकी एक्सिस है, इस एलिप्स की जो एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस बोलते हैं, माइनर एक्सिस बोलते हैं। इस टोटल डिस्टेंस को हम बोलते हैं 2b। इसको क्या बोलते हैं, 2b बोलते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, 2a भी लिख सकते हो। अगर बुक में 2a लिखा है तो आप चलो 2a लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और इस लेंथ को आप 2b मान लो। ठीक है, तो एक बात बताओ, हाफ लेंथ कितनी होगी, ये जो लेंथ है हाफ लेंथ कितनी होगी, सिंपली b होगी। इसी तरह से क्या होगी, यहाँ पे जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, a होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर टोटल लेंथ यहाँ पे कितनी है, टोटल लेंथ इसकी 2b है तो इतनी लेंथ b होगी, और इसकी टोटल लेंथ अगर 2a है तो सिंपली ये कितनी होगी, a होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो टाइम पीरियड का लॉ है वो क्या स्टेट करता है। तो स्टेट करता है कि जो स्क्वायर होता है टाइम पीरियड का, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। बाई सेमी मेजर एक्सिस, ध्यान से सुनना मेरी बात। मेजर एक्सिस का अगर हम सेमी बात कर रहे हैं तो सेमी का मतलब क्या होता है, ठीक है, खाने वाला सेमी नहीं, सेमी का मतलब होता है जस्ट इसका हाफ। तो इसका मतलब है कि अगर सेमी की वैल्यू, टोटल फुल वैल्यू अगर ए थी तो सेमी मतलब a/2 होगा, है ना। तो a/2 एक्चुअली कब होगा, जब हमारी पूरी वैल्यू a होती। लेकिन चूंकि हमारा यहाँ पे 2a है तो 2a का जस्ट हाफ क्या होगा, तो 2 से 2 कट गया, सिंपली हमारे पास कितना आ गया, a आ गया। तो इसका मतलब है टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, a क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे मैं जो लॉ है उसको लिख दे रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, ध्यान से सुनना मेरी बात, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली proportional to the cube of semi major axis, cube of semi major axis। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो आई थिंक कि आपको केपलर्स लॉ के तीनों मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, केपलर्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि केपलर्स लॉ भले ही ना पूछा जाता हो, लेकिन इतनी बेसिक नॉलेज आपको क्लास 9th लेवल पे होनी चाहिए।
क्लियर? बात मेरी ध्यान से सुनना। एक और मैं तुमको इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा बेटा, कि जो हमारा इलिप्स होता है, तो इलिप्स में जो दो फोकस होते हैं ना, यहाँ पे दो फोकस आपको जो दिख रहे हैं। अब मान लो कि प्लैनेट कभी यहाँ पे था, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। मान लो कि ये हमारा प्लैनेट है, ठीक। अब प्लैनेट की लोकेशन ए पे है, तो इसको ज्वाइन करेंगे तो इस लेंथ को मैंने माना R1, इस लेंथ को मैंने माना R2। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब अगर मान लो कि प्लैनेट घूम के यहाँ पे आ गया, तो ये लेंथ इसकी यहाँ बदल गई, तो ये मान लो हो गई R2 डैश हो गई, और ये डिस्टेंस R1 डैश हो गई। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आपको मैं एक नॉलेज के लिए एक बात बता दूं कि R1 प्लस R2 की वैल्यू सपोज दैट ये 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। ध्यान से सुनना, वैसे तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। मान लो कि R1 प्लस R2 की वैल्यू 100 यूनिट थी, सिंपली 100 यूनिट मान लो, कोई भी यूनिट हो। तो यहाँ पे जो R1 डैश प्लस R2 डैश की जो यूनिट होगी ना, वो भी कितनी होगी? 100 यूनिट ही होगी। मतलब है ऐसा नहीं होगा कि ये वैल्यू इसके छोटा होने से, इसके बड़ा होने से चेंज हो जाए। बात समझ रहे हो मेरी? तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसकी वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्टली सिमिलर होगी। इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो। ये फार्मूला बेटा समझ में आया? तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ए क्यूब, और यहां पे मैं लिख सकता हूं टी स्क्वायर अपान ए क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ध्यान से सुन लो मेरी बात। क्या लिखा जा सकता है? टी स्क्वायर अपान ए क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब है इसको इस तरह से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, T1 स्क्वायर अपान A1 क्यूब इज इक्वल टू T2 स्क्वायर अपान A2 क्यूब इज इक्वल टू T3 स्क्वायर अपान A3 क्यूब एंड सो ऑन। ऐसे लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो केपलर्स का लॉ था वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम जो भी नेक्स्ट क्लास है उसमें जो भी डिस्कस करेंगे, एक्चुअली मैंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको डिफाइन कर ही दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फार्मूला है उसी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो कुछ न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको ग्रेविटी की मीनिंग समझाऊंगा कि एक्चुअली ग्रेविटी क्या होती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।